हेलो दोस्तों, आज हम खान सर के नोट्स को रिवीजन करते हैं। आज पहला चैप्टर खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी। ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी कहलाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। वर्ष 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है, जिसको उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच की बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में तारों है। तारा वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है एवं विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तारा बनने से पहले यह विरल गैस का गोला होता है। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, जिसे नीहारिका नेबुला कहते हैं। नीहारिका में जब संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ होती है, तब यह तारे का रूप ले लेती है। तारे में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस लोग आपको नोट कर लीजिएगा। तारे का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। नीला एवं सफ़ेद रंग युवावस्था उच्च तापमान, नारंगी रंग प्रौढ़ावस्था मध्य तापमान, लाल रंग वृद्धावस्था निम्न तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव रेड गेंट जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। तारे का जन्म प्रोटोस्टार के रूप में होता है तथा जीवन के अंत काल में लाल दानव चरण रेड गेंट फेज में प्रवेश करता है। श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से छोटा होता है तो उसे श्वेत वामन कहते हैं। इसे जीवाश्म तारा भी कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। काला वामन ब्लैक ड्वार्फ श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है तो वह काला वामन का रूप ले लेता है और इस प्रकार छोटे तारे का अंत हो जाता है। ये देखिए समझाया गया है। विरल गैस से परिवर्तन होकर नीहारिका बनता है। नीहारिका जब विस्फोट होता है तो तारा बनता है। तारा में संलयन विधि द्वारा हाइड्रोजन का ही संलयन होता है और प्लाज्मा अवस्था में रहता है। फिर लाल दानव का रूप होता है। फिर लाल दानव से अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा से न्यूट्रॉन। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभिनव तारा यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक होता है तो उसे अभिनव तारा कहते हैं। इसे कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण से ये विस्फोट करने लगता है। अतः इसे विस्फोटक तारा भी कहते हैं। अभिनव तारा को हम भी लोग विस्फोटक तारा भी कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा यह तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च और आकार छोटा होता है। न्यूट्रॉन तारों के सभी अंश न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। पल्सर यह तारा चमकता और बुझता रहता है। इसमें उच्च संख्या में विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है। ये तीव्र रेडियो तरंगें उत्सर्जित करते हैं। क्वेसर ये तारे की उत्पत्ति लगभग अंतिम अवस्था होती है। इसकी चुंबकीय
क्षमता अति उच्च होती है। कृष्ण विवर ब्लैक होल, इसका घनत्व अति उच्च होता है। यह प्रकाश को गुजरने नहीं देता। इसका खोज चंद्रशेखर ने किया है। ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने की। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 3 गुना से बड़े होते हैं वही तारा ब्लैक होल बनता है। चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। नोट में एस चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी में W.H. फाउलर के साथ 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। श्वेत होल, व्हाइट होल, यह एक परिकल्पना है जिससे यह मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। इसका आकार सर्पिलाकार स्पाइरल होता है। इसके केंद्रीय भाग को बल्ज कहते हैं। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे तारे की आयु बढ़ती जाती है वह आकाशगंगा के मध्य में जाने लगता है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादक एडविन हबल थे। आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष मतलब 12 × 10⁸ वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। हर्शल ने 1805 ईस्वी में बताया कि पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह आकाशगंगा का एक अंश मात्र है। सुपर क्लस्टर क्लस्टरों के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत भी 3 आकाशगंगाएं हैं। पहला है देवयानी, दूसरा है NGC M33, तीसरा है मंदाकिनी। देवयानी, यह सबसे करीब आकाशगंगा है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष 2.2 × 106 प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC M33 है। मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। इसे बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है जो श्वेत वामन काला वामन को भी अपने ओर खींच लेता है। अंततः चारों का अंत ब्लैक होल में होता है। बल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। आयरीन नेबुला मंदाकिनी का सबसे शीतल तथा साइरस सबसे चमकीला तारा है। साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं। क्लस्टर, आकाशगंगा के समूह को क्लस्टर कहा जाता है। तारामंडल, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसकी संख्या वर्तमान में 79 है। जैसे हाइड्रा, सेंटोरस 94 तारों का समूह है जबकि हाइड्रा 68 तारों का समूह है। बृहद, जिसको लोग
जिसको हम लोग सप्तऋषि कहते हैं। यह 7 तारों का एक समूह है। इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा अवस्थित रहता है। लघु सप्तऋषि यह भी 7 तारों का एक समूह है, किंतु यह सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। इसके सहयोग से भी ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है। ध्रुव तारा यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है, क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। यह लिटिल बियर तथा समूह का एक सदस्य है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था, अतः इसे दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। ध्रुव तारा को दिशा सूर्य सूचक कहते हैं। ओरियन द हंटर तारामंडल यह शिकारी की तरह दिखता है, अतः इसे मृग भी कहते हैं। इसके बीच में तारों की संख्या अधिक होती है। इसके दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है। साइरस यह सबसे चमकीला तारा है। इसे ओरिजिन के माध्यम से खोजा जाता है। यह कैनिस मेजर तारामंडल का एक सदस्य है, जो डॉग के समान दिखाई देता है। नक्षत्र यह सूर्य के समीप तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसकी संख्या 27 है। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र को पार करता है। भारतीय ज्योतिष पर इसका प्रभाव देखा जाता है। नोट: भारतीय ऋषि मुनियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। कुछ प्रमुख नक्षत्र: चित्रा, हस्त, वैशाख, श्रवण, धनिष्ठा, माघ, आर्द्र, अनुराधा, रोहिणी आदि। ब्रह्मांड का उत्पत्ति का सिद्धांत: बेल्जियम ने पादरी जॉर्ज लेमेंतर ने महाविस्फोटक का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले एकाकी परमाणु पिंड में महाविस्फोटक हुआ, जिसके फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि का निर्माण हुआ। इसी विस्फोटक के बाद में से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। यह समय की गणना प्रारंभ हुई। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग सिद्धांत मतलब महाविस्फोटक का सिद्धांत है, जो बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है, की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से भी की जा चुका है। एडविन हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, जिसे उन्होंने आकाशगंगाओं के बीच बढ़ रही दूरी के आधार पर सिद्ध किया, जिसका पता अंतरिक्ष में छोड़े गए हब्बल नामक दूरदर्शी से चलता है। विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करने वाली कोई शक्ति है, जो उसे खींच रही है। अतः यह शक्ति समाप्त होगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना चालू हो जाएगा, और सिकुड़कर पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा। तब इसे सुपर क्रंच कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। उसके बाद अगला क्लास में फिर डिस्कशन करेंगे।